सन 1526 की बात थी। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर एवं जलवायु का धनी भारत देश पर दिल्ली सल्तनत का राज्य चल रहा था एवं कई छोटे छोटे राज्य भी विभाजित थे। उसी समय भारत पर एक व्यक्ति की नज़र पड़ती है जिसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। और मुग़ल साम्राज्य का इतिहास हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। मुग़ल भारत पर क्यों आए, कैसे स्थापना करी और स्थापना करने के बाद भारत में कहां कहां तक इन्होंने अपना पैर फैलाया, इन सभी पॉइंट को हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंस बनाकर इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना। आज की वीडियो में आपको मुग़ल काल का जो इतिहास है स्टार्टिंग से लेके बाबर का पूरा टेन्योर हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो ज़रूर देखना। आपको A to Z कवर होने वाला है। एक एक पॉइंट को हमने लिया है इसमें, जो कि काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुग़ल वंश जो 1526 से लेकर अब बात करा जाए तो 1857 बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल तक चला था। लेकिन इसमें प्रमुख शासन के रूप में 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक प्रभावी शासक थे। बाबर से लेकर औरंगजेब तक हम पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी प्रभावी शासक थे मुग़ल वंश। उसके बाद 1707 के बाद 1857 का जो टेन्योर था उसे उत्तर मुग़ल काल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं मुग़ल वंश का परिचय, जो कि दोस्तों तुर्की देश के चगताई शाखा से ये लोग संबंध रखते थे। दो वंशों का समूह था, मंगोल और तुर्क का, जिसका मतलब होता है बहादुर। जिसके पिता का नाम था दोस्तों उमर शेख मिर्ज़ा, तैमूर वंश का राजा था, और माता का नाम दोस्तों ये मंगोल वंश से संबंध रखती थी। तो यहाँ पर दोस्तों तैमूर और मंगोल वंश मिल के यहाँ पर एक व्यक्तित्व का जन्म होता है जिसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद, बाद में उसको बाबर के नाम से जाना गया। तो मुग़ल शासक में 6 ऐसे प्रभावी शासक थे जिनको हम पढ़ते हैं: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, जिसे आलमगीर के नाम से भी जाना गया। तो यहाँ पर हम दोस्तों बाबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करी थी। बाबर वहाँ पर पैदा होता है, जिसका जन्म यहाँ पर थोड़ा याद रखना होगा आपको 14 फरवरी 1483 में फरगना, जो कि दोस्तों तुर्की क्षेत्र का एक भाग है, फरगना में इसका जन्म होता है। याद रखना 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे के दिन। दोस्तों 1494 में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तब उस समय पर बाबर काफ़ी कम आयु का था, मात्र 12 वर्ष में वह फरगना का शासक बना था। मतलब काफ़ी कम उम्र में इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और 12 वर्ष, लगभग 11-12 वर्ष की आयु में उसे राजगद्दी पर बैठना पड़ा। इस प्रकार दोस्तों बाबर का करियर की शुरुआत होती है। दोस्तों उमर शेख मिर्ज़ा का आपसी संबंध सही नहीं थे, जिसकी वजह से बाबर का भी आपसी संबंध सही नहीं थे, जिसकी वजह से बाबर को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाबर ने अपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, कई सारे संघर्ष किया है, जिसके बारे में उसने अपने बायोग्राफी में लिखा था। तो उसकी बायोग्राफी को हम देखते हैं कि उसमें उसने क्या क्या संघर्ष के बारे में लिखा था। तो वह दोस्तों 1494 में वह समरकंद, जो उस समय पर तुर्की क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी, उसको उसने जीतने का प्रयास किया था पहली बार, परंतु असफल रहा, क्योंकि वह 12 वर्ष का ही था। उसके पास सैन्य शक्ति संभालने की उतनी ताकत नहीं थी, नेतृत्व करने का अनुभव नहीं था। एक बार फिर दोस्तों 3 साल बाद 1497 को बैकअप करता है और समरकंद को जीतने का फिर से प्रयास किया, और इस बार जीतता भी है। 100 दिन तक के लिए वहाँ पर शासन किया, फिर दोस्तों वहाँ पर छोड़ दिया। इसके बाद 1501 में वह फिर से एक बार जीता समरकंद को। इस बार दोस्तों 8 माह के लिए वहाँ पर शासन किया और वहाँ से छोड़ के उसको भागना पड़ा। दोस्तों यहाँ पर 3 संघर्षों में उसको पता चल गया था पश्चिमी क्षेत्र को जीतना काफ़ी कठिन है। उसको फिर बाद में पता चला कि अगर हम पूर्वी क्षेत्रों में अब आक्रमण करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि अराजकता फैली हुई थी उस समय पर, ये जो काबुल वाला एरिया तुर्की है और यहाँ पर इंडिया है, तो यहाँ पर दोस्तों जो फरगना का एरिया है, यहाँ से दोस्तों वो अपना पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाई करता था, जिससे वह काफ़ी संघर्ष करना छोड़ा और फिर उसने अपना रुख बदल लिया इधर आने का। और यहाँ पर आता है दोस्तों काबुल में, जिसमें काबुल और गजनी दोनों को जीता 1504 में। और यहाँ पर जीतने के बाद दोस्तों उसको काफ़ी उत्साहना मिली और 1507 में वह पादशाह की उपाधि धारण करी थी। तो याद रखना यहाँ पर डेट 1507 में उसने पादशाही की स्थापना करी थी और खुद पादशाह की उपाधि धारण करी थी। तो ध्यान रखना उसका मनोबल थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा कि हमें पश्चिमी क्षेत्र को जीतने के बजाय यदि हम पूर्वी क्षेत्रों में जाएंगे तो हमारी शक्ति ज़्यादा प्रभावशील होगी।
एक बार फिर से दोस्तों जीतने के बाद फिर से वापस आता है, समरकंद को जीतने का प्रयास करता है। इस बार आक्रमण भी करता है और जीत भी लेता है, अधिकार भी कर लेता है। लेकिन एक बार फिर से उसको 1512 में एक बार फिर से उसको भागना पड़ता है, क्योंकि इधर के जो शासक थे, तुर्की वंश के जो शासक थे, वो काफ़ी खतरनाक थे। मतलब उनके शासन करने का तरीका कुछ अलग था, इसलिए बाबर को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। एक बार फिर से वह 1512 में वह फिर से वापस आता है। अब इस बार दोस्तों वह मध्य एशिया और समरकंद से सफलता के बाद भारत की ओर बढ़ता है। अब उसकी निगाह दोस्तों अब पूर्वी क्षेत्र यानी भारत की तरफ होने लगी। तो अब देखते हैं दोस्तों भारत में किस प्रकार वह एंटर करता है, और भारत में उसके एंटर करने का, प्रवेश करने के कौन कौन से रास्ते थे उसको हम देखेंगे। बाबर का काफ़ी मनोबल बढ़ चुका था, क्योंकि वह अपने पूर्वी क्षेत्रों को जीतने लगा था। इसलिए वह दोस्तों बाबर का भारत पर पहला आक्रमण, यानी बाबर अब भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। तो उस समय पर दोस्तों 1519 में सीमा क्षेत्र यानी भारत के जो बाहरी क्षेत्र थे, बाजावर और भेरा को भी जीत लिया और वह वापस लौट गया। उस समय पर दोस्तों बाबर जो था वह केवल युद्ध करता था और लूटपाट के वापस चला जाता था। 1519 में एक बार फिर से उसने पेशावर तक जीता। 1520 में एक बार फिर उसने भेरा से पंजाब के सियालकोट तक जीत लिया, यानी भारत के काफ़ी नज़दीक आ चुका था। और उसने 1524 में लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को उसने कब्जे में कर लिया था। बाबर का काफ़ी मनोबल ऊंचा हो चुका था, क्योंकि वह लगातार युद्ध जीतने लगा था, इसलिए वह भारत पर आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब चूँकि भारत पर कई राजाओं का शासन चलता था, उस समय पर दिल्ली सल्तनत चल रही थी, लोधी वंश चल रहा था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वर्ष इब्राहिम लोधी भी शासन कर रहा था, और दक्षिण भारत में विशाल विजयनगर साम्राज्य भी चल रहा था, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने करी थी, जिसको हमने डिटेल से पढ़ लिया है। उसका वीडियो का लिंक दिया गया है, आप जाके ज़रूर देखना। दोस्तों बाबर भारत पर आक्रमण कैसे करता है और सफल कैसे होता है उसको भी हम देखेंगे। उस समय पर दोस्तों भारत की राजनीतिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों भारत में अधिकांश मुस्लिम वंशों का शासन था, यानी पूरे देश में दिल्ली सल्तनत चल रही थी, और दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासन थे वो सभी मुस्लिम शासक थे, और कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में हिंदू शासकों का भी शासन चल रहा था। ये दोस्तों आपस में ही संघर्ष कर रहे थे एक दूसरे को जीतने का, अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था, यानी भारत जो है एकजुट नहीं था। यही सही समय था बाबर को भारत पर आक्रमण करने का। दक्षिण भारत का जो बहमनी साम्राज्य था वो 5 भागों में टूट चुका था, और यहाँ पर भी मुस्लिम शासक थे। कृष्णदेव राय के नेतृत्व में विशाल विजयनगर साम्राज्य चल ही रहा था। मेवाड़ में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों का भी शासन चल रहा था। इस तरह दोस्तों भारत की राजनीतिक स्थिति थी, और यही सही समय था बाबर को भारत पर आक्रमण करने का, क्योंकि जब भारत के अंदर एकजुट नहीं थे उस समय पर यदि बाबर भारत पर आक्रमण करता तो काफ़ी प्रभावशील होता, और यही किया उसने। सभी शासक आपस में संघर्ष कर रहे थे, पूरे देश में अराजकता फैली हुई थी। जब कोई देश आपस में विखंडित होता है तो यह सही समय होता है कि किसी बाहरी शक्ति को आक्रमण करने के लिए। बाबर ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और तभी भारत पर वह आक्रमण करता है। इस प्रकार दोस्तों भारत पर बाबर आता है और भारत पर आक्रमण करता है। कुछ दूसरे कारण भी थे जिस कारणों से बाबर भारत पर आता है। बाबर को कई आमंत्रण भी मिलते हैं भारत पे आने के लिए, जैसे पंजाब के शासक दौलत खान के द्वारा, इब्राहिम लोधी के चाचा के द्वारा भी मिलता है, राणा सांगा के द्वारा भी यहाँ पे आमंत्रण मिला, अब दिल्ली पर आक्रमण करें तो हम आपको साथ देंगे। इस प्रकार दोस्तों बाबर और उत्साहित होकर दिल्ली पर आक्रमण करता है, और देखते हैं कि आक्रमण करने पर क्या क्या परिणाम हुए, कौन कौन से युद्ध लड़ता है भारत पर। एक बार देखते हैं डिटेल से। मेन पॉइंट हम पढ़ते हैं, बाबर के द्वारा लड़े गए कौन कौन से युद्ध हैं जो कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। भारत की आंतरिक सीमाओं में चार बार युद्ध लड़ा था, तो ध्यान रखना। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 21 अप्रैल 1526 में, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529 में, जो कि यह बाबर का अंतिम युद्ध था। फिर 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग ट्रिक भी बनाते हैं, जैसे कि बाबर पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया, मतलब 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ता है। याद रखना 1526 से स्टार्ट होता है, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार बाबर की आंतरिक सीमाओं पर 4 युद्ध लड़े थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, अपडेट जरूर याद रखना। दोस्तों इब्राहिम लोधी के चाचा ने आक्रमण करने को बोला था दिल्ली सल्तनत पे। बाबर आक्रमण करता, इब्राहिम लोधी को वह पराजित कर देता है। अब चूंकि पूरी दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोधी का शासन चल रहा था, अब उसको ही बाबर हरा देता है, तो काफ़ी मजबूत पैर हो जाते हैं भारत में, और इस प्रकार दोस्तों भारत में बाबर एंटर करता है। तो याद रखना पानीपत का प्रथम 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था, और इसी युद्ध की विजय से वह दोस्तों भारत में
मुगल वंश की स्थापना करता है। याद रखना, मुगल वंश की स्थापना इसी युद्ध में करी थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस युद्ध में दोस्तों बाबर ने पहली बार तोपखाना का प्रयोग किया था, ध्यान रखना। और तोप का संचालन के लिए दोस्तों उस्ताद अली कुली और बंदूकधारियों का नेतृत्व के लिए मुस्तफ़ा के द्वारा किया गया था। दोस्तों इन दोनों ने इतना खतरनाक तरीके से नेतृत्व किया था कि बाबर की 12,000 सेना इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना को ऐसे पराजित किया कि सुबह युद्ध स्टार्ट हुआ और दोपहर तक में इब्राहिम लोदी मारा गया। और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। दिल्ली सल्तनत को इसने जीत लिया था। अब इस प्रकार वह खुद को बादशाह घोषित किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना करी। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है दोस्तों कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में मुगल वंश की स्थापना करी थी, जिसमें इब्राहिम लोदी को उसने हराया था। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के मध्य यह युद्ध लड़ा था। दोस्तों उसको पता था कि राणा सांगा इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं है, काफ़ी बड़ा योद्धा था राणा सांगा, इसलिए दोस्तों उसके पास सेना भी कम थी राणा सांगा से युद्ध लड़ने के लिए। इसलिए उसने अपने सेनाओं को मोटिवेट किया। बाबर ने जिहाद शब्द वहाँ से निकाला था, जिसका मतलब होता है इस्लाम की रक्षा करना। तो इस प्रकार दोस्तों बाबर ने अपने पूरी सेनाओं को इस्लाम की रक्षा करने के लिए मोटिवेट किया था और फिर वह दोस्तों भिड़ जाता है राणा सांगा से युद्ध करने के लिए। दोस्तों काफ़ी संघर्ष होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। वहाँ पर दोस्तों राणा सांगा पराजित होते हैं और इस प्रकार भारत पर अपना मजबूत कदम रखता है बाबर। और धीरे धीरे दोस्तों बाबर का जो मुग़ल सल्तनत थी पूरे देश में फैलती आ रही थी। युद्ध के पश्चात दोस्तों वह विजय होता है और यहाँ पर उसने गाजी की उपाधि धारण करी थी। याद रखना, गाजी की उपाधि यानी काफिरों को मारने वाला। और युद्ध इसने लड़े थे, जैसे चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और राजपूत सरदार मेदनी राय के मध्य यह युद्ध लड़ा था। यहाँ पर भी दोस्तों राजपूत सरदार के द्वारा के विपक्ष में इसने लड़ाई लड़ी थी, इसलिए यहाँ पर भी दोस्तों इसने जिहाद शब्द का नारा लगाया था। यहाँ पर भी दोस्तों अपने सैनिकों को इस्लाम धर्म की रक्षा करने के लिए यह युद्ध लड़ाई करी थी और यहाँ पर भी इसकी विजय होती है। और यहाँ पर दोस्तों मेदनी राय की 2 पुत्रियों को अपने पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट किया था, जिसके बारे में हम दोस्तों अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जो अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध, यानी घाघरा नदी के किनारे 1529 में इसने युद्ध लड़ा था। बाबर और अफ़गानी शासक महमूद लोदी के मध्य यह युद्ध लड़ा था। इसमें भी दोस्तों बाबर विजयी होता है। तो इस प्रकार दोस्तों बाबर के द्वारा लड़ाया गया यह अंतिम युद्ध था, जो कि बाबर ने 1526 से लेकर 1529 तक 4 युद्ध लड़े थे और अंतिम में जाकर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, जो कि यहाँ पर बाबर का टेन्योर ख़त्म होता है। दोस्तों बाबर का जो शव था पहले आगरा में के आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु उसकी अंतिम इच्छा थी, उसने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था, बाबरनामा में लिखा था कि मेरे शव को काबुल में दफनाया जाए। तो दोस्तों पहले आगरा के आराम बाग में उसे दफनाया जाता है, फिर बाद में शव को निकाल कर काबुल में दफनाया गया। बाबर के द्वारा लिखी गई जो आत्मकथा था उसका नाम है तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अब पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो इस प्रकार दोस्तों बाबर का इतिहास हमने पढ़ा, जो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे बाबर को हमने A to Z कवर कर लिया। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे इन्हीं में से पूछे जाएंगे। आप वीडियो को एक बार फिर से रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके अपना सजेशन ज़रूर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि हमारी अगली वीडियो की अपडेट आपके यहाँ तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।